नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो इस वीडियो को मैंने दो भाग में बनाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो पहले भाग में हम 1938 के पहले राजस्थान के राजनीतिक संगठन क्या थे, और उसके बाद जब प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ फिर किस तरह से अलग अलग प्रजामंडल बने। तो इस एपिसोड में हमने भरतपुर प्रजामंडल को लिया है। अगले एपिसोड में हम जयपुर प्रजामंडल और मारवाड़ के प्रजामंडल पे चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद से ही राजस्थान में भी राजनीतिक जागरण आरंभ हो गया था, किंतु निरंकुश शासकों और सामंतों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने के कारण उसकी गति बड़ी धीमी रही, क्योंकि राजपूत शासक और सामंत ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इसके ऊपर हमने पहले भी 1857 के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी इस बात पे कि 1857 के विद्रोह के बाद राजस्थान में क्या परिवर्तन आए। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जिस तरह से पूरे भारत में एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की लहर चल पड़ी 1857 के विद्रोह के बाद, उसी तरह से राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान भी देश का एक हिस्सा था, देश का एक अंग था और 1857 की क्रांति से अछूता नहीं था। तो इसलिए जो राजस्थान के लोग जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर शत्रु बन गए थे, क्योंकि वो चाहते थे, राजस्थान के लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो उनकी मदद करे। वो लोग भी जो मेन स्ट्रीम स्वतंत्रता आंदोलन कह लीजिए था, तो उससे वो लोग जुड़ना चाहते थे, लेकिन देशी रियासतों को कांग्रेस जोड़ना नहीं चाहती थी। वो उनसे एक तरह से दूरी बना के रख रही थी। तो ब्रिटिश सरकार राजपूत शासकों पर राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहने के लिए दबाव बनाए रहती थी। फिर भी राष्ट्रीयता की जो चिंगारी एक बार सुलग गई थी वह बनी रही है, बल्कि और प्रज्वलित होती रही। 1938 ईस्वी के बाद से प्रजामंडलों की स्थापना के साथ ही वह चिंगारी भयंकर शोलों में बदल गई। राजस्थान में हुए स्वतंत्रता संघर्ष को उसके स्वरूप और गतिविधियों के आधार पर डॉक्टर MS जैन ने 3 चरणों में विभाजित किया है, जिनका संक्षिप्त वर्णन आप इस प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1, पहला चरण कह सकते हैं 1927 ईस्वी से पहले तक का। इस अवधि में राजस्थान की राष्ट्रीयता केवल सामाजिक समस्याओं तक ही केंद्रित थी। स्वतंत्रता आंदोलन का कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। कांग्रेस ने 1920 में नए प्रस्ताव पारित कर दिए थे कि वह देशी राजवंशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और तटस्थ रहेगी। तो इस पे मैं अलग से ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक अलग वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, तो उसमें चर्चा करूंगा कि कांग्रेस क्यों तटस्थ रहना चाहती थी। 1927 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक संघर्ष के द्वितीय चरण में 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। इस संस्था की स्थापना के बाद विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं को अपनी समस्याओं पर मिलकर विचार करने के लिए एक मंच मिल गया। तो मित्रों, एक मंच आवश्यक होता है, केवल सोचने से या चिंतन करने से कुछ नहीं होता। अपनी बात कहने के लिए एक मंच का होना जरूरी था। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो है वो इस तरह का एक मंच बन गया था, जहां लोग इससे जुड़ करके अपनी समस्याओं के बारे में वार्तालाप कर सकते थे। तीसरा चरण जो है 1938 से 1949 तक का था। 1938 में कांग्रेस ने अपने हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि देशी रियासतें भारत का अभिन्न अंग हैं तथा उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना चाहिए। अतः इसके अनुसार 1938 ईस्वी के बाद विभिन्न राज्यों में राजनीतिक संगठन बनाए गए, जिन्हें प्रजामंडल अथवा प्रजा परिषद नाम दिया गया। 3 संगठनों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपने यहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने और अपने
रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देशी राज्यों के लोगों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 के बाद से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने कांग्रेस से प्रेरणा प्राप्त करते हुए राजस्थान में आज़ादी के लिए संघर्ष का प्रारंभ किया। 1938 के पहले राजस्थान के राजनीतिक संगठनों पर थोड़ी चर्चा करें तो राजस्थान के राजपूत नरेश पूरी तरह से ब्रिटिश शासकों के गुलाम हो चुके थे। वे एक तरह से कह लीजिए कि अपनी स्वतंत्रता जो है वो ब्रिटिश शासकों के सामने जो है वो गिरवी रख चुके थे। उनके राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रहते थे और उनको उसका कहा मानना पड़ता था। तो ब्रिटिश भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी रियासतों में न फैलने देने के लिए वो दृढ़ संकल्प थे। तो देशी नरेश महात्मा गांधी के नाम तथा खादी के वस्त्रों से भी भय खाते थे, अतः उन्होंने अपनी रियासतों में खादी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके विपरीत महात्मा गांधी ने खादी को अपनाना आवश्यक बताया क्योंकि यह बेरोजगारी दूर करने का एक साधन था। क्योंकि आम आदमी जो था वो कहाँ से इतना कमाई का साधन इकट्ठा कर सकता था, या मतलब उसके बस का नहीं था, लेकिन कम से कम यह है कि एक व्यक्ति इतना सूत काट सकता था जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो जाए। तो इसलिए गांधी जी खादी के ऊपर बल देते थे। 1918 से 21 के बीच में गांधी जी के नेतृत्व में कई अहिंसात्मक आंदोलन हुए, अतः इससे प्रेरणा पाकर राजस्थान के लोग भी अहिंसात्मक आंदोलन चलाने को प्रेरित हुए और राजस्थान में कई संगठन बने। जो प्रमुख संगठन बने थोड़ी उनकी चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार से हैं। राजस्थान सेवा संघ, तो इसकी स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक, राजनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने गांधी जी की प्रेरणा से वर्धा में की। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस संघ का मूल उद्देश्य जागीरदारों तथा उनकी प्रजा के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। बिजौलिया, बेगू, बूंदी तथा सिरोही आदि के किसान जो आंदोलन कर रहे थे, तो उन आंदोलनों से भी यह संस्था जुड़ी हुई थी। तो इस संस्था द्वारा प्रकाशित राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों ने भी राजनीतिक जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि जो देखिए, जो समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्रों से कोई सूचना बड़ी तेजी से फैलती है और बहुत सारे लोगों में फैलती है, जो भी उसको पढ़ते हैं फिर आपस में चर्चा करते हैं। तो इस तरह से एक तरह का राजनीतिक नवजागरण का माध्यम बन जाते हैं समाचार पत्र। इनकी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब राजस्थान मध्य भारत सभा 1919 में ही कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों के कुछ कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजस्थान मध्य भारत सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। इसका मुख्यालय अजमेर रखा गया। इसके सदस्यों में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि ग्वालियर से थे, चांदकरण शारदा अजमेर से थे, स्वामी नरसिंह देव जयपुर से। तो ये लोग इसमें सम्मिलित थे और इस सभा का जो उद्देश्य था वो ये था कि देशी रियासतों की जनता को कांग्रेस के क्रियाकलापों की जानकारी देना, प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग प्राप्त करना, अछूतों के उद्धार के लिए कार्य करना, क्योंकि ये उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी, अछूतोद्धार, अनटचेबिलिटी, देशी नरीशों व जागीरदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन का संचालन करना। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस संस्था ने नागपुर में ही अपना अधिवेशन किया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन करके सभा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के सदस्यों को रियासतों की प्रजा पर हो रहे अत्याचार से अवगत कराया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन था, क्योंकि जो राज्य के लोग थे वो ये चाहते थे कि वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हों और वो भी अपने शासकों के अत्याचार से परेशान थे और वो भी स्वतंत्र होना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपना एक अधिवेशन नागपुर में किया और वो चाहते थे कि कांग्रेस उनकी सहायता करे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद भारत की विभिन्न देशी रियासतों में 2-3 स्तर पर विभिन्न संगठनों के माध्यम से
राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया जा रहा था। धीरे धीरे एक ऐसे केंद्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जहां सभी रियासतों के प्रतिनिधि मिल बैठकर एक मंच पर इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकें। तो इसके लिए 1922 में देशी राज्यों के कुछ प्रतिनिधियों ने पुणे में इकट्ठा होकर एक केंद्रीय संस्था की स्थापना पर विचार किया। इसी के फलस्वरूप 1927 में ढेर सारे राज्य जो है उनके प्रतिनिधियों ने मिल करके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया, जिसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। इस संस्था का मुख्यालय मुंबई में ही रखा गया और इसके उद्देश्य जो थे वो निम्न प्रकार से थे। देशी नरेशों के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की प्राप्ति करना, जनता को मौलिक अधिकार दिलाना, राज्यों में निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालयों की स्थापना करना। तो 1932 में इसका प्रथम प्रांतीय अधिवेशन हुआ। इसके बाद जयनारायण व्यास ने जोधपुर में इसका अधिवेशन कराना चाहा, लेकिन वहां के राजा के विरोध के कारण वे असफल रहे, क्योंकि उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। विजय सिंह पथिक को इस संस्था का अध्यक्ष, रामनारायण चौधरी को राजपुताना और मध्य भारत का प्रांतीय सचिव, कन्हैया लाल कालंद्री, रामदेव पोद्दार और बिशन लाल पोद्दार को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसी बीच राजस्थान के विभिन्न राज्यों के नेताओं में आपस में कुछ मतभेद हो गया, तो उन्होंने अपने अपने राज्यों में अपने अपने साधनों से आंदोलन चलाने और संगठन बनाने का निर्णय किया। तो इसी के परिणाम स्वरूप राजस्थान के विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। मित्रों, आइए अब हम भरतपुर प्रजामंडल की चर्चा करें। तो भरतपुर राज्य में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी। जैसे कि अभी हमने ऊपर बातचीत की, यहाँ के लोगों की साहित्य और पत्रकारिता में गहरी रुचि थी। 1912 में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री ने भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की। 1930 में जगन्नाथ दास ने वैभव नामक समाचार पत्र निकाला और भरतपुर के शासक किशन सिंह भी उदार और प्रगतिशील थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बना दिया और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास किया। किंतु प्रथम महायुद्ध में जब अंग्रेजों की विजय के उपलक्ष्य में भरतपुर के राजा ने उत्सव मनाया, तो विद्यार्थियों ने उसका विरोध किया। 1924 में किसान आंदोलन के समय भरतपुर के महाराजा ने किसानों पर अत्याचार किया। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 1927 के बीच किशन सिंह के विरुद्ध अनेक सभाओं का आयोजन किया गया। तो इसी वर्ष भरतपुर में गौरी शंकर हीरानंद ओझा, जो कि बहुत जाने माने इतिहासकार भी रहे हैं, राजपूताना का इतिहास उन्होंने लिखा है, तो उनकी अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 17वां अधिवेशन हुआ। इस सम्मेलन में विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, चांद करण शारदा, विजय पटेल और जमनालाल बजाज जैसे लोग सम्मिलित हुए। भरतपुर नरेश ने जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार करते हुए जनता को शासन में भागीदारी देना स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार किशन सिंह से नाराज हो गई और उन्होंने किशन सिंह को परामर्श दिया कि या तो अपनी सारी शक्तियां ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त दीवान को सौंप दें या एक जांच आयोग का सामना करें। बाध्य होकर के किशन सिंह ने प्रशासन के सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त दीवान मैकेंजी को सौंप दिया। जगन्नाथ अधिकारी को भरतपुर से निकाल दिया गया। तो इससे राज्य की स्थिति तनावपूर्ण हो गई। 1929 में भरतपुर में लोक परिषद की स्थापना की गई। परिषद का अधिवेशन भरतपुर में होना तय हुआ, जो दीवान मैकेंजी को पसंद नहीं था, क्योंकि पसंद आता भी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती ही नहीं थी कि राजनीतिक जागृति हो इन स्थानों में। तो अतः लोक परिषद के सचिव देशराज को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अपने गांव जोराहा से भरतपुर 45 मील भूखे पेट पैदल चलने के लिए बाध्य किया गया। अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी वारंट निकल गए। तो भरतपुर की जनता में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और वहां राजनीतिक आंदोलन भड़क उठा। भरतपुर के नागरिकों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया तथा 26 जनवरी 1930 को शेष भारत की तरह उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें ये कहा गया था कि 30 जनवरी या 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और तो उसके हिसाब से
देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो राजस्थान भी उससे अछूता नहीं रहा, भरतपुर भी अछूता नहीं रहा और उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के बाद भरतपुर के नेताओं ने दिसंबर 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। गोपीराज यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रजामंडल ने रियासत के समक्ष पंजीकरण का आवेदन किया, किंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया। रियासत ने प्रजामंडल की गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो 21 अप्रैल 1939 को प्रजामंडल ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। भाषणों तथा जुलूस आदि के माध्यम से रियासत की दमन नीति का विरोध किया गया। लोग बहुत जोश में थे। तो 1939 के दिसंबर में प्रजामंडल और रियासत के बीच एक समझौता हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रजामंडल का दबाव था रियासत के ऊपर। तो समझौता करना रियासत ने सही समझा। तो इस समझौते के अनुसार प्रजामंडल का भरतपुर प्रजामंडल के नाम से पंजीकरण हो गया और सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए गए। तो 1940 ईस्वी के बाद प्रजा परिषद की गतिविधियां तेज हो गईं। अतः रियासत के अधिकारियों ने उनके काम में बाधा डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह से ये समाप्त हो। हर तरह की कोशिश करते थे, नेताओं में फूट डालने की कोशिश करें या और भी जुलूस निकालने से मना करते थे। तो तरह तरह से बाधा डालने का प्रयास करते थे। तो 1940 में ही 27 अगस्त से 2 सितंबर तक राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन किया गया और इसमें अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों पर सियासत ने कोई ध्यान नहीं दिया। जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में परिषद का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन भरतपुर में हुआ तथा उसमें उत्तरदायी शासन की मांग की गई। 1941 में परिषद का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ने भी भाग लिया, किंतु रियासत के लिए राजनीतिक गतिविधियां असहनीय थी, अतः उन्होंने परिषद के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। 1942 का वर्ष महत्वपूर्ण था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। उनका नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तो इसका प्रभाव भरतपुर पर भी पड़ा, पूरे देश में पड़ा था। भरतपुर अछूता नहीं रहा। वहां भी उत्तरदायी शासन की मांग के लिए अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हो गया। रियासत में जनता को संतुष्ट करने के लिए ब्रिज या प्रतिनिधि सभा गठित करने की घोषणा की गई। इसके 50 सदस्यों में 37 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। 1945 में प्रजा परिषद के 27 सदस्य प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित हुए, किंतु यह प्रतिनिधि सभा भी कल्याणकारी सिद्ध नहीं हुई। तो 1945 में पुणे सत्याग्रह आरंभ कर दिया गया और प्रजा परिषद के नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। रियासत की दमन नीति की हर जगह चारों तरफ आलोचना की गई। 1946 में एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा रियासत द्वारा की गई और दिसंबर 1948 में प्रजा परिषद के सम्मेलन में फिर से उत्तरदायी शासन और बेगार समाप्त करने की मांग की गई। अतः 4 जनवरी 1948 को बाध्य होकर भरतपुर के शासक को प्रजा परिषद के 4 मंत्री नियुक्त करने पड़े, किंतु 3 महीने बाद 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के निर्माण के साथ ही भरतपुर राज्य का अलग अस्तित्व समाप्त हो गया और इसका मत्स्य संघ में विलय हो गया। तो इस प्रकार मित्रों भरतपुर प्रजामंडल की चर्चा हमने की। उसके पहले वहाँ क्या राजनीतिक माहौल था उसकी चर्चा की। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो का दूसरा भाग जल्दी ही 1 आध दिन में ही आपके सामने होगा, जिसमें हम लोग जयपुर और मारवाड़ प्रजामंडल की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।